वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। क्या मेरी आवाज़ आपको आ रही है? हेलो। हेलो। मैप में मैंने आपको युद्ध दिखा दिए हैं। कंक्लूजन अभी नहीं बनेगा विनोद। विनोद दोस्त, कंक्लूजन में थोड़ा समय लगेगा, ठीक है। अभी जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे, अभी मैं और आपको क्वेश्चंस लिखवाऊंगा और भी चीज़ें हम लिखेंगे, तो आप देखोगे कि आपका कंक्लूजन बेहतर होते जाएगा। ठीक, तो थोड़ा समय और देंगे। नहीं यार, हम जिम तो नहीं जा पाते मिंकू जी। थोड़ा बहुत रनिंग कर लेते हैं। मैंने मैप में दिखा दिए हैं रंजीत आपको ऑलरेडी। मैंने मैप में ही आपको दिखाए हैं सारे वॉर कि कर्नाटक कहाँ पर है, किस रीजन में है। चलिए। अच्छा, एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको देनी है। मैं आपकी क्लास का टाइम आधा घंटे आगे कर रहा हूँ। 8:30 बजे कर रहा हूँ दोस्तों। तो अभी 8:30 से 10 हम पढ़ा करेंगे। ठीक। तो कल से शायद आपकी क्लास आधा घंटे आगे हो जाएगी। आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी इस चीज़ की। तो अब हम 8:30 बजे पढ़ेंगे। इशू ये है कि ठंड थोड़ी ज़्यादा हो रही है। ओके, तो बहुत सुबह उठना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। बहुत सुबह मतलब कि मुझे बहुत सुबह उठना पड़ता है, क्लास से भी 1.5-2 घंटे पहले। ठीक। हम्म, चलिए आगे बढ़ें। थैंक यू सो मच यार, थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं फिर क्लास को। तो कल हमने द्वितीय कर्नाटक युद्ध समझ लिया था। कल हमने सेकंड कर्नाटक वॉर को समझ लिया था। पहला और दूसरा कर्नाटक युद्ध समझने के बाद अब हमें तीसरे कर्नाटक युद्ध की बात करनी है। थर्ड कर्नाटक वॉर को हमें डिस्कस करना है। तो हेडिंग सभी लोग लगा लेंगे। कर्नाटक का तृतीय युद्ध। अच्छा, कर्नाटक वॉर के ईयर्स को लेकर के ना अलग अलग किताबों में अलग अलग बातें लिखी हैं, तो बहुत कंफ्यूज नहीं होना है। कई जगह आपको ये 1756 दिखेगा क्योंकि यूरोप में 1756 में युद्ध शुरू हो गया था, ठीक है। और कई जगह 1758 दिखेगा। तो डू नॉट वरी अबाउट दीज थिंग। दोनों सही है अपनी अपनी जगह पर। ठीक। तो इस चीज को लेकर के ज्यादा परेशान नहीं होंगे। तो यह है कर्नाटक का तीसरा युद्ध, थर्ड वॉर ऑफ कर्नाटक या थर्ड कर्नाटक वॉर। तो अब मुझे पहले कमेंट करके 2 मिनट पुरानी चीजों को रिकॉल करते हैं। पहली चीज मुझे ये बताओ, पहला कर्नाटक युद्ध क्यों हुआ था? फर्स्ट कर्नाटक वॉर क्यों हुआ था? तो जवाब आना चाहिए कि सर, पहले कर्नाटक युद्ध का कारण था कि ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकार का युद्ध शुरू हो गया। इस वजह से भारत में कर्नाटक युद्ध शुरू हो गया। फिर आपसे अगर मैं पूछूं कि दूसरा कर्नाटक युद्ध क्यों हुआ था, सेकंड कर्नाटक वॉर क्यों हुआ था, तो जवाब आएगा कि सर, यह युद्ध भारतीय परिस्थितियों के कारण हुआ था। इंडियन सिचुएशंस की वजह से हुआ था। ठीक है। और भारतीय परिस्थितियों में, इंडियन सिचुएशंस में, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि हैदराबाद और कर्नाटक दोनों जगह पर उत्तराधिकार का युद्ध होने लगा था। दोनों ही जगह पर सक्सेशन वॉर होने लगी थी। अब हम तीसरे और अंतिम कर्नाटक युद्ध में आ रहे हैं, और ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है दोस्तों कि तीसरा युद्ध भी यूरोप की परिस्थितियों के कारण भारत में होगा। जो यूरोप में घटना घटेगी उसका प्रभाव भारत पर पड़ेगा और भारत में इस युद्ध की शुरुआत होगी। ठीक है। तो अब हम थर्ड कर्नाटक वॉर पढ़ने जा रहे हैं, तृतीय कर्नाटक युद्ध पढ़ने जा रहे हैं। वही तीन चीजें इस बार हम पढ़ेंगे। इस बार हम युद्ध को 3 भागों में बांट रहे होंगे दोस्तों। एक तो हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले युद्ध के कारणों को, कि कारण क्या क्या रहे, रीजन क्या क्या रहे। ठीक। फिर दूसरा, हम अध्ययन करेंगे घटनाओं का, इंग्लिश में इसे कोर्स ऑफ वॉर कहते हैं, कोर्स ऑफ वॉर। और तीसरा हम डिस्कस करेंगे
परिणाम, कंक्लूजन तथा पेरिस की संधि, ट्रीटी ऑफ पेरिस। ठीक, तो जल्दी से कमेंट करके ये और बता दो, पहला युद्ध कौन सी संधि के द्वारा खत्म हुआ था और दूसरा युद्ध कौन सी संधि के द्वारा खत्म हुआ था। यही चीजें पूछी जाती है मैच द कॉलम में। कारण आपको मैंने याद करवा दिए। अब जल्दी से हमें यह और बता दो कि पहला और दूसरा जो युद्ध है वो कौन सी संधियों के कारण खत्म हुआ था, कौन सी संधियों के द्वारा खत्म हुआ था। जल्दी कमेंट कीजिए, मैं आपके आंसर का वेट कर रहा हूं। पहला युद्ध किसके द्वारा खत्म हुआ था दोस्तों, कौन सी ट्रीटी हुई थी फर्स्ट पहले युद्ध में। ओके आप ये कह रहे हैं नेहा कि हम आपको नोट्स पहले पूरे प्रोवाइड करा दें हिस्ट्री के। ठीक है, मैं टीम से बोल दूंगा, इनके पास नोट्स होंगे, आपको हम पूरे प्रोवाइड करा देंगे। हाँ बिट्टू, बिल्कुल ये पर्याप्त है। एक्सला शापेल की संधि पहले, और दूसरी, और दूसरी ट्रीटी ऑफ पांडिचेरी, ट्रीटी ऑफ पांडिचेरी। ठीक, बहुत बढ़िया सर। पहले में एक्सला सापेल की संधि हुई थी और दूसरे में पांडिचेरी की संधि हुई थी, ट्रीटी ऑफ पांडिचेरी हुआ था। तो अब हमें इसी बात को समझना है और चलिए अध्ययन करते हैं तीसरे कर्नाटक युद्ध के कारणों की। थर्ड कर्नाटिक वॉर के क्या क्या रीजन थे, इसकी चर्चा हम करते हैं। कारण, तो इसके तीन कारण हैं दोस्तों। एक कारण वही जो हम शुरुआत से पढ़ते हुए आ रहे हैं, और मुझे लगता है कि अब तो आप लोगों को भी वो कारण याद हो गया होगा, कमेंट करके बता भी देंगे कि सर इसका सबसे प्रमुख जो कारण रहेगा वो है आंग्ल आंग्ल फ्रांसीसी आंग्ल फ्रांसीसी शत्रुता, एंग्लो फ्रेंच एनिमिटी, और दूसरा क्या रहेगा शत्रुता के साथ साथ व्यापारिक व्यापारिक प्रतिस्पर्धा, व्यापारिक प्रतिस्पर्धा, ट्रेडिंग कंपटीशन। तो दो इसके कारण रहेंगे और ये हम पढ़ते आए हैं शुरुआत से ही कि दो इसके प्रमुख कारण हमेशा से रहेंगे। एक तो फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में बहुत पुरानी शत्रुता है, एनिमिटी है, अक्सर ये एक दूसरे के सामने युद्ध लड़ते रहते हैं। और दूसरा इसका कारण है व्यापारिक प्रतिस्पर्धा अर्थात ट्रेडिंग कंपटीशन। दोनों ही कंपनियों के बीच में व्यापारिक प्रतिस्पर्धा चल रही है, दोनों ही कंपनियों के बीच में ट्रेडिंग कंपटीशन भी लगातार चल रहा है। फिर अगली चीज आप समझें कि इसका दूसरा कारण क्या है। इसका दूसरा कारण था पांडिचेरी की संधि की विफलता। पांडिचेरी की संधि की विफलता। ठीक है, अब याद करें, हमने कल की क्लास में पढ़ा था कि जब दूसरा कर्नाटक युद्ध खत्म हुआ तो वो मुख्य रूप से पांडिचेरी की संधि के द्वारा खत्म हुआ था, वो ट्रीटी ऑफ पांडिचेरी के द्वारा खत्म हुआ था। और पांडिचेरी की संधि में, ट्रीटी ऑफ पांडिचेरी में एक प्रोविजन था। वो प्रोविजन था दोस्तों कि कंपनियां भारतीय राज्यों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगी, जो कंपनीज है वो इंडियन किंग्स के इंटरनल मैटर में इंटरफेयर नहीं करेंगी। पर ऐसा नहीं हुआ, अंग्रेज बंगाल के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने लगे और वहीं जो फ्रांस है वो भी दक्षिण भारत के राज्यों जैसे मैसूर में और भी दूसरे राज्यों में हस्तक्षेप करने लगे। तो ये पांडिचेरी की जो संधि है वो टूट गई। और जब पांडिचेरी की संधि हुई थी तभी मैंने आपसे कहा था कि इसकी ये जो शर्त है कि दोनों कंपनियां भारतीय शासकों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगी, ये कभी पूरी नहीं होने वाली, क्योंकि यही तो उनकी फितरत है। इसी के द्वारा तो वो भारत में अपना शासन कायम करेंगे। अगर इसी चीज को वो तोड़ देंगे तो फिर आगे कैसे बढ़ेंगे, है ना। तो पांडिचेरी की जो संधि है वो विफल हो गई, जो ट्रीटी ऑफ पांडिचेरी है उसमें फेल हो गया। अब इसका तात्कालिक कारण समझो जो सबसे इंपॉर्टेंट है, फिर मैं भी अब लिखवाऊंगा आपको, पहले समझना है अभी आपको। इसका जो तात्कालिक कारण है दोस्तों, इसका जो इमीडिएट रीजन है वो है यूरोप में, यूरोप का सप्त वर्षीय युद्ध, 7 ईयर
वॉर इन यूरोप। अब देखो ये इसका प्रमुख कारण है। तो पहला युद्ध भी यूरोप की वजह से हुआ, दूसरा युद्ध भारतीय परिस्थितियों की वजह से हुआ, लेकिन जो तीसरा युद्ध है वो यूरोप के सप्तवर्षीय युद्ध की वजह से हो रहा है। सर ये कब शुरू हुआ? तो दोस्तों इसकी शुरुआत 1756 में हुई और ये 1756 से 1763 तक चलता रहा। मैं अगली स्लाइड पे आ रहा हूं। ये जो 7 ईयर वॉर है इसकी शुरुआत 1756 में हुई और ये 1763 तक चलता रहा। पर क्यों ये युद्ध हो रहा था, क्या कारण था? तो अब आपको मेरी पुरानी वाली क्लास की कहानी याद करनी पड़ेगी। याद कीजिए, जब मैं आपको पहला कर्नाटक युद्ध पढ़ा रहा था तो वहां मैंने आपको बताया था कि ऑस्ट्रिया में एक उत्तराधिकार का युद्ध हुआ था। ऑस्ट्रिया में एक सक्सेशन वॉर हुआ था और इसमें मारिया थेरेसा का सपोर्ट कर रहा था ब्रिटेन और दूसरी ओर था फ्रांस और प्रशा। आई विश आपको याद होगा। तो इसी समय क्या हुआ था, जब ये युद्ध चल रहा था तो प्रशा ने एक हिस्से पर कब्जा कर लिया था ऑस्ट्रिया के, जिसे सेलेशिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेलेशिया कहा जाता है। तो ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध में, ऑस्ट्रिया के सक्सेशन वॉर में जो प्रशा है उसने प्रशा ने ऑस्ट्रिया के सेलेशिया पर कब्जा कर लिया था। मारिया थेरेसा ने यह डिसाइड किया कि मुझे वो सेलेसिया वाला हिस्सा वापस चाहिए और उन्होंने क्या किया, प्रशा पर अटैक कर दिया। और इस बार जज्बात बदल जाएंगे, दुनिया बदल जाएगी, क्योंकि इस बार युद्ध किसके बीच में होगा दोस्तों? इस बार एक तरफ होगा ब्रिटेन और ब्रिटेन साथ देगा प्रशा का। इस बार समीकरण बदल गए और दूसरी ओर फ्रांस साथ दे रहा है ऑस्ट्रिया का। तो कहा जाता है दोस्तों अंतरराष्ट्रीय संबंधों में कि विश्व में कोई भी देश किसी दूसरे देश का मित्र नहीं होता, जो सत्य है वो परिस्थितियां हैं। तो आप देखिए कितनी कितनी बहुत पुरानी बात तो नहीं है। ऑस्ट्रिया का सक्सेशन वॉर बहुत पहले तो नहीं हुआ था, 1740 में ही हुआ था। देखिए 10-12 साल में परिस्थितियां कैसे बदल गई, चेंज हो गई परिस्थितियां। ब्रिटेन जो पहले ऑस्ट्रिया को सपोर्ट करता था अब वो प्रशा के साथ है। फ्रांस जो पहले प्रशा को सपोर्ट करता था अब वो ऑस्ट्रिया के साथ है। तो बस वही चीज है। और फिर वोल्टेयर का स्टेटमेंट याद कीजिए कि एक गोला यूरोप में चलेगा और जहां जहां पर ब्रिटेन और फ्रांस आसपास हैं वो लड़ना शुरू कर देंगे। तो जैसे ही ये युद्ध यूरोप में शुरू हुआ, भारत और उत्तर अमेरिका में भी युद्ध का आरंभ हो गया। ठीक है, तो ये इसका प्रमुख कारण है। बताओ समझ में आया? ये तीन चीजें समझ में आई आपको कि तीन कारण हैं इन चीजों के। एक पहला कारण मैंने आपको बताया, वही पुराना कारण कि एंग्लो फ्रेंच एनिमिटी एंड ट्रेडिंग कंपटीशन। दूसरा कारण फिर हमने आपको एक और समझाया कि यूरोप का सप्तवर्षीय युद्ध जो कि 1756 से शुरू होकर के 1763 तक चलता रहा। और तीसरा पांडिचेरी की संधि की विफलता, फेलियर ऑफ द फ्रेंच ट्रीटी। बताएं मुझे, क्लियर है यहां तक मेरी बात? स्पष्ट है? समझ में आया है आपको? ठीक, चलो तो अब लिखना शुरू करेंगे। नहीं, रशिया इस बार इन्वॉल्व नहीं है इसमें। ओके, है भी तो बहुत अलग है, लेकिन अभी हमें जो मुख्य पार्टीज हैं हमें उनके बारे में पता होना चाहिए। रशिया वगैरह आएंगे लेकिन मुख्य पार्टीज के बारे में पता होना चाहिए। चलो लिखें, लिखना शुरू करें। सबसे पहला, ठीक है, तो इसमें आपकी पहली हेडिंग इस तरह से लगा लीजिए आप लोग। ये आपकी कॉपी है, हेडिंग लगा लें, तृतीय कर्नाटक युद्ध के कारण, और इस तरह से लिखिए। चलो भैया लिखो, पहला पॉइंट लिखो। इस युद्ध का इस युद्ध का मुख्य कारण प्रथम और द्वितीय कर्नाटक युद्ध के समान, इस युद्ध का मुख्य कारण प्रथम और द्वितीय कर्नाटक युद्ध के समान, प्रथम और द्वितीय कर्नाटक युद्ध के समान
कॉमा लगा दीजिए, कॉमा लगाइए। फ्रांस तथा अंग्रेजों के मध्य, फ्रांस तथा अंग्रेजों के मध्य व्याप्त, व्याप्त पारंपरिक शत्रुता, पारंपरिक शत्रुता तथा, तथा व्यापारिक प्रतिस्पर्धा था, व्यापारिक प्रतिस्पर्धा थी, व्यापारिक प्रतिस्पर्धा थी। इंग्लिश में लिखिए। द मेन रीजन बिहाइंड दिस वॉर, द मेन रीजन बिहाइंड दिस वॉर was trading competitions, trading competition and and traditional enmity, traditional enmity between French and Britishers, French and Britishers। अगला पॉइंट लिखिए, दूसरा। इस युद्ध का अन्य कारण, इस युद्ध का एक और अन्य कारण, एक और अन्य कारण द्वितीय कर्नाटक युद्ध, द्वितीय कर्नाटक युद्ध की समाप्ति पर, की समाप्ति पर की गई पांडिचेरी संधि, पांडिचेरी संधि की विफलता, की विफलता था, की विफलता था। इस युद्ध का एक अन्य कारण द्वितीय कर्नाटक युद्ध की समाप्ति पर की गई पांडिचेरी संधि की विफलता था, जिसके तहत, जिसके तहत दोनों कंपनियों को, दोनों कंपनियों को भारत के, भारत के आंतरिक मामलों में, भारत के आंतरिक मामलों में अहस्तक्षेप की नीति अपनानी थी, अहस्तक्षेप की नीति अपनानी थी, जिसके तहत दोनों कंपनियों को भारतीयों के आंतरिक मामलों में, भारतीयों के आंतरिक मामलों में अहस्तक्षेप की नीति अपनानी थी। तीसरा पॉइंट लिखिए, इंग्लिश में लिखिए पहले। अनदर रीजन वॉज, अनदर रीजन वॉज द फेलियर ऑफ पांडिचेरी's treaty, the failure of Pondicherry Treaty signed after, signed after Second Carnatic War, signed after Second Carnatic War। According to, according to that, according to that, according to that, both companies, both companies were compiled, compiled for non-intervention policy, for non-intervention policy and to, for non-intervention policy into India's internal matter, India's internal matter। चलिए तीसरा पॉइंट लिखिए, तीसरा पॉइंट लिखिए। इस युद्ध का, इस युद्ध का तात्कालिक कारण, इस युद्ध का तात्कालिक कारण यूरोप में, यूरोप में होने वाला सप्तवर्षीय युद्ध, सप्तवर्षीय युद्ध के ब्रैकेट में डेट लिख लेना,
1756 से 1763। इस युद्ध का मुख्य कारण यूरोप में होने वाला सप्तवर्षीय युद्ध, ब्रैकेट में डेट लिख लेना, था जिसके तहत फ्रांस तथा ऑस्ट्रिया, कॉमा लगाइए, ब्रिटेन और प्रशा के विरुद्ध युद्ध कर रहे थे। जिसके तहत फ्रांस तथा ऑस्ट्रिया, कॉमा लगा के, ब्रिटेन और प्रशा के विरुद्ध युद्ध कर रहे थे। चलिए इंग्लिश में लिखिए वाला पॉइंट। The immediate reason for this war was 7-year battle between France and Britain. चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट, अब अगला पॉइंट समझेंगे आप लोग, ध्यान देंगे इस पॉइंट पर। अगला है, समझेंगे पहले फिर लिखेंगे अपन। महत्वपूर्ण घटनाएं, इंग्लिश में इसे कहते हैं कोर्स ऑफ वॉर। अब देखो, इस युद्ध से पहले एक बहुत बड़ी घटना भारत में हो जाएगी और जो इस युद्ध पर सीधा सीधा प्रभाव डालेगी। देखिए, इस युद्ध की शुरुआत, जैसा मैंने कहा कि 1758 में इंडिया से होती है, जबकि कई जगह पर 1756 में इसकी शुरुआत हो जाती है। तो इसी बीच में एक साल है जो भारत के इतिहास में बड़ा ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, और ये ईयर है 1757। आप में से कोई कमेंट करके बताएगा कि 1757 में क्या हुआ था? तो जवाब आना चाहिए कि सर 1757 में अंग्रेजों ने बंगाल पर अप्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित कर लिया था। अंग्रेजों ने क्या किया था? बंगाल पर अप्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित कर लिया था, कंट्रोल एस्टैब्लिश कर लिया था। कौन सा युद्ध हुआ था? तो बता रहे होंगे कि सर प्लासी का युद्ध हुआ था, बैटल ऑफ प्लासी। तो प्लासी का युद्ध हुआ, ठीक है। किस किस के बीच में हुआ? एक तरफ ब्रिटिशर्स थे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, और दूसरी ओर बंगाल का नवाब सिराज उद्दौला था। तो इसका परिणाम क्या हुआ? इसका परिणाम यह हुआ कि बंगाल उस समय भारत का एक बहुत ही शक्तिशाली, आर्थिक रूप से बहुत ही शक्तिशाली प्रांत था। तो जैसे ही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की प्राप्ति हुई, इन्हें यहाँ से बहुत सारा धन मिल गया, उन्हें यहाँ से बहुत सारी वेल्थ मिल गई दोस्तों। और इस धन का प्रयोग उन्होंने कहाँ पर किया? तो इसको ऐसे समझें कि उन्होंने बंगाल पर अधिकार करके बंगाल के धन का प्रयोग कर्नाटक युद्ध के जीतने में,
ये समझिए आप। बंगाल के धन का प्रयोग कहां पर किया जा रहा है? बंगाल उन्होंने कब्जा कर लिया और उस धन का प्रयोग उन्होंने कर्नाटक युद्ध में किया। और कहा जाता है कि अगर अंग्रेज उस समय प्लासी का युद्ध नहीं जीतते तो शायद तृतीय कर्नाटक युद्ध में उनकी स्थिति खराब हो सकती थी, क्योंकि उस धन का प्रयोग करके उन्होंने और भी बड़ी सेना को इंक्लूड किया और ज्यादा ब्राइब वो लोगों को दे पाए और आसान हो गया उनके लिए तीसरा कर्नाटक युद्ध जीतना। तो इस युद्ध की पहली बड़ी जो घटना है वो यही मानी जाती है कि बंगाल पर अंग्रेजों का अधिकार होना और उसी अधिकार की वजह से तीसरे कर्नाटक युद्ध में अंग्रेज वित्त पोषण कर पाए, थर्ड कर्नाटक वॉर में वो पैसा ला पाए। अदरवाइज पैसे की समस्या हो सकती थी, जो मनी है उसका एक इशू हो सकता था। अब युद्ध की शुरुआत होगी 1758 में, युद्ध की शुरुआत होना शुरू हो जाएगी। तो शुरू कहां से होगी? तो सबसे पहले दोस्तों अब एक फ्रांसीसी सेनापति भारत आएगा। फ्रांसीसी सेनापति, और इस फ्रांसीसी सेनापति का नाम है काउंट डी लाली। काउंट डी लाली ने पहला काम यह किया कि 1758 में 1758 में उसने फोर्ट सेंट डेविस पर अधिकार कर लिया। देखो, मद्रास के पास ही पांडिचेरी वाला जो इलाका है वहीं पर फोर्ट सेंट डेविड स्थित है। तो उसने क्या किया, इस पर अधिकार कर लिया। उसने इस पर अधिकार कर लिया। अब ये अंग्रेजों का एक प्रमुख केंद्र है। याद कीजिए, हमने आपको बताया था शुरुआत में कि यहां पर दो केंद्र हैं। एक है फोर्ट सेंट डेविस, ठीक, और दूसरा केंद्र यहां पर है फोर्ट सेंट जॉर्ज, ठीक है। यहां पर फिर उन्होंने बनाया है, ठीक। तो ये अलग अलग हैं। कलकत्ता में फोर्ट विलियम बनाया था, कलकत्ता में फोर्ट विलियम। तो फ्रांसीसी सेनापति काउंट डी लाली ने, अब युद्ध की शुरुआत हो चुकी है, युद्ध इनिशिएट हो चुका है, और जैसे ही बंगाल इनको मिला तो बंगाल में एक फ्रांसीसी बस्ती थी चंद्रनगर। मैंने पहले आपको बताया हुआ है कि बंगाल में फ्रांसीसियों की एक बस्ती थी जिसे कहा जाता है चंद्रनगर, ठीक है। तो चंद्रनगर पर भी रॉबर्ट क्लाइव ने अधिकार कर लिया। अब जैसे ही रॉबर्ट क्लाइव ने चंद्रनगर पर अधिकार किया तो जो काउंट डी लाली है, काउंट डी लाली ने भी फोर्ट सेंट डेविस पर अधिकार कर लिया। तो अभी इस मामले में युद्ध हमें इक्वल दिखाई दे रहा है कि कोई भी समस्या नहीं है। अब समस्या इसके बाद शुरू होगी दोस्तों। समस्या ये शुरू होगी, सबसे पहली बात, अब लाली कोशिश ये करेगा कि यहीं पर जो तंजौर वाला इलाका है, अब लाली सोचेगा कि मैं तंजौर वाले इलाके को कैप्चर कर लूं, और तंजौर उस समय ब्रिटेन का दोस्त है। तो लाली ने क्या प्रयास किया, तंजौर का घेरा डाल दिया। और कहा जाता है कि इसमें बहुत ज्यादा समय और बहुत ज्यादा पैसा बर्बाद हो गया लाली का, और इससे कुछ विशेष सफलता नहीं मिली। अब तंजौर के बाद लाली फिर आगे बढ़ा। उसने कहा कि अब मैं मद्रास पर कब्जा करूंगा। तो उसने मद्रास का घेरा डाल दिया। किसका घेरा डाल दिया? उसने मद्रास का घेरा डाल दिया। और यही इस युद्ध में सबसे बड़ी गलती होगी। गलती क्या हुई समझना। देखो, याद करो, हमने जब दूसरा कर्नाटक युद्ध कंक्लूड किया था तो हम ये समझ चुके थे कि सर जो हैदराबाद है इस पर फ्रांस का प्रभाव आ चुका है, क्योंकि हैदराबाद का नवाब कौन है? सलावत जंग। याद करेंगे आप, पुरानी चीजों को भूलेंगे नहीं। हैदराबाद पर फ्रांस का प्रभाव आ चुका है। हैदराबाद का नवाब कौन है? सलावत जंग। और वहीं जो कर्नाटक है दोस्तों, तो कर्नाटक में किसका प्रभाव है? अंग्रेजों का प्रभाव है। और यहां का नवाब कौन है? मोहम्मद अली। यहां का नवाब कौन है? मोहम्मद अली। आई विश आपको याद होगा। तो यहां पर क्या है कि फ्रांस ने अपनी एक सेना की टुकड़ी रखी हुई थी और इस सेना को लीड कर रहा था बुस्सी।
अब बुस्सी की चर्चा हमने दूसरे युद्ध में भी की थी। ये जो बुस्सी है, बुस्सी वही व्यक्ति है जिसने सलावत जंग को हैदराबाद का अगला नवाब बनाया था। और बुस्सी ने कहा था कि तुम शासन करो, तुम्हारी मदद के लिए हम यहीं पर रहेंगे, हम तुम्हारी हेल्प करेंगे और हम तुम्हारा प्रोटेक्शन भी करेंगे। तो अब एक गलती सुनना, गलती ये हो गई कि जैसे ही लाली मद्रास पहुंचा, मद्रास को घेरने के लिए, तंजौर में तो वो पैसा गवा ही चुका है, वहां पे उसके सैनिक भी चले गए बहुत सारे। अब वो मद्रास पहुंचा और जैसे ही उसने मद्रास में घेरा डाला, उसने हेल्प किससे मांगी? उसने हेल्प मांगी बुस्सी से। और बुस्सी से कहा कि यार तुम हमारी मदद करने के लिए आ जाओ। तो बुस्सी ने हैदराबाद को छोड़ दिया और हैदराबाद को छोड़ करके वो मद्रास चला गया। और अंग्रेजों को बस इसी बात का इंतजार था कि कैसे बुस्सी हैदराबाद से निकले और हम हैदराबाद पर अपना कब्जा कर लें। बुस्सी जैसे ही हैदराबाद से निकला, सलावत जंग एक बेहद कमजोर नवाब है, सलावत जंग इतना घबरा गया, इतना घबरा गया कि उसने अंग्रेजों से जाकर के दोस्ती कर ली। आप समझ रहे हो ना, घबराहट होती है कि भैया सामने वाला आपके ऊपर बंदूक लेकर के खड़ा है, अगर आपके अंदर हिम्मत नहीं है तो आप उसके सामने गिव अप कर दोगे। सलावत जंग को लगा कि अब अंग्रेज हमें मार डालेंगे। बुस्सी मद्रास पहुंच गया है, उसको वापस आने में बहुत समय लगेगा। तो सलावत जंग तुरंत अंग्रेजों के साथ जा मिला और हैदराबाद भी अंग्रेजों के पास आ गया। तो अब दोनों के बीच में एक निर्णायक युद्ध होना था, दोनों सेनाओं के बीच में एक फाइनल वॉर होना था। और दोस्तों, जनवरी 1760 में, जनवरी 1760 में दोनों के बीच में एक युद्ध हुआ। जनवरी 1760, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और जनवरी 1760 में एक जगह है तमिलनाडु में, वांडी वॉश, ये तमिलनाडु में है, ठीक है। तो जनवरी 1760 में वांडी वॉश के पास फ्रांस और अंग्रेज, इन दोनों के बीच में एक अंतिम निर्णायक युद्ध हुआ। इस युद्ध में फ्रांस की ओर से दो लोग थे, एक काउंट डी लाली और दूसरी ओर बुस्सी, ठीक है। और अंग्रेजों का नेतृत्व कर रहे थे सर आयर कूट। बहुत ही मतलब माना जाता है कि वन ऑफ द फाइनेस्ट कमांडर इन द हिस्ट्री ऑफ द वॉर, ठीक है, सर आयर कूट। तो वांडीवॉश के युद्ध में एक तरफ फ्रांस, एक तरफ अंग्रेज। और अंततः इस युद्ध का परिणाम क्या हुआ दोस्तों? इस युद्ध का परिणाम हुआ कि इसमें फ्रांसीसियों की हार हो गई। इसमें जो फ्रेंच हैं, जो फ्रांसीसी हैं, वो हार गए। और अब भारत पर सिर्फ एक कंपनी का दबाव रहेगा। भारत पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभुत्व स्थापित हो गया। इंडिया पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का डोमिनेंस एस्टैब्लिश हो गया। कहा जाता है कि इस युद्ध के बाद कुछ समय के लिए पांडिचेरी पर भी अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया। जो बुस्सी है, इसे गिरफ्तार करके लंदन ले गए, फिर लंदन से इसको वापस मद्रास भेजा गया। तो इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हुई। इसमें कहा जाता है इस युद्ध के बाद कि इस अपमानजनक असफलता ने भारत पर फ्रांसीसियों के भाग्य का सब प्रकार से द्वार बंद कर दिया। तो ये जो वांडीवॉश का युद्ध है, ये बहुत ही सक्सेसिव एक वॉर था और ये बहुत ही खतरनाक किस्म का एक युद्ध था। और इसने डिसाइड कर दिया कि अब भारत पर सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभुत्व होगा, ना कि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ये है तीसरा और अंतिम कर्नाटक युद्ध। तो अब थोड़ा सा ना रिलेट करो टॉपिक को। जब हमने पुर्तगालियों के बारे में पढ़ा था, तो पुर्तगालियों के लिए बैटल ऑफ स्वाली एक डिसाइडिंग वॉर था। फिर डचों को जब हमने पढ़ा, तो डचों के साथ बैटल ऑफ बेदरा, याद कीजिए इसी समय बैटल ऑफ बेदरा भी हो रहा है डच के साथ, तो वहां पर उन्होंने डचों को हरा दिया। और अब तीसरा है वांडीवॉश का युद्ध, बैटल ऑफ वांडीवॉश, जिसके तहत फ्रांसीसियों की चुनौतियों को भी उन्होंने खत्म कर दिया। तो इस तरह से एक एक करके ये पहला स्टेप खत्म होगा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का, जिसमें वो अपने राइवल को खत्म करेंगे।
अब उनका दूसरा स्टेप शुरू होगा जिसमें वो भारत को उपनिवेश बनाना शुरू करेंगे और भारत के राज्यों को एक एक करके जीतते जाएंगे। देखो इतिहास को इस तरह से सोचा करो कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी किस तरह से भारत में शासन कर रही है। पहले चरण में उसने क्या किया, सिर्फ व्यापार। दूसरे चरण में क्या किया, अपने व्यापारिक प्रतिद्वंदियों को खत्म करना, अपने ट्रेडिंग कॉम्पिटिटर्स को खत्म करना। तीसरे चरण में वो क्या करेगी, भारत में विस्तारवाद करेगी, इंडिया में एक्सपेंशन करेगी। और फिर वो चौथे चरण में रहेगी नहीं, क्योंकि चौथे चरण में क्राउन का रूल आएगा भारत में, और फिर वो भारत पर शासन करना शुरू कर देंगे, इंडिया पर रूल करना शुरू कर देंगे। तो ये कुछ घटनाएं हैं जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है वॉन्डी वॉश का युद्ध। एक बार मैं रिपीट कर देता हूं पूरी घटनाओं को। पहली घटना थी 1757 में, अंग्रेजों ने बंगाल पर अधिकार कर लिया। इसकी कहानी शुरू होती है जब चंद्रनगर पर क्लाइव ने अधिकार कर लिया। इसका पैसा कर्नाटक युद्ध में मिला। फिर काउंट डी लाली जो कि फ्रेंच कमांडर है, उसने फोर्ट सेंट डेविड पर अधिकार कर लिया, कोलारोर के पास स्थित जगह है ये। फिर तंजौर का उसने घेरा डाला लेकिन असफल हो गया। मद्रास को उसने घेरा, इसमें भी असफल होगा, और गलती ये कर दी कि जो बुस्सी है वो हैदराबाद में सलावत जंग की रक्षा कर रहा था, बुस्सी को अपनी मदद के लिए बुला लिया, जिससे हैदराबाद कमजोर हो गया और हैदराबाद पर दोबारा से अंग्रेजों का प्रभुत्व स्थापित हो गया। और अंत में जो एक अंतिम, कहते ना कि पूरा बारूद का ढेर था, अब बस चिंगारी लगानी थी, वो वॉन्डी वॉश के युद्ध ने लड़ा दी। वॉन्डी वॉश का युद्ध 22 जनवरी 1760 को हुआ। अंग्रेज सर आयरकूट और फ्रांस में की ओर से लाली और बुस्सी, इसमें फ्रांसीसी हार गए और भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की एक प्रकार से देखा जाए तो ट्रेडिंग मोनोपोली हुई। इसके बाद भी कंपनियां रहेंगी, ऐसा नहीं है कि कंपनियां चली जाएंगी भारत से। फ्रांसीसी भारत में रहेंगे, 1751 तक रहेंगे फ्रांसीसी। पुर्तगाल 61 तक रहेंगे, लेकिन अब उनका प्रभाव कम हो जाएगा। बहुत सीमित क्षेत्र में वो काम करेंगे, बहुत ही छोटे से क्षेत्र में, और बहुत ही छोटा व्यापार वो करेंगे। ठीक, चलिए तो अब घटनाओं के बारे में लिखेंगे। बताइए, तैयार हैं आप लोग लिखने के लिए? हाँ, ये बात सही है। और अभिषेक, एक चीज है, अभिषेक की इस बात में मैं बोलूंगा कि इतिहासकारों का एक मत है, हिस्टोरियंस ये कहते हैं कि अगर हम पर पोर्चुगीज और फ्रेंच रूल करते तो शायद वो और भी ज्यादा बार्बरिक होते। देखो, हम ये नहीं कह रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं कि अंग्रेज अच्छे थे, अंग्रेज तो बुरे थे, पर कहा जाता है फ्रांसीसी और पुर्तगाली उस और डचिस ये उससे भी ज्यादा बुरे थे। इनके नेचर में बार्बरिक नेचर ज्यादा था, बर्बरता इनके अंदर ज्यादा थी, तो ये कहा जाता है। फ्रांसीसी जाएंगे तो बहुत बाद में, 1954 में जाएंगे फ्रांसीसी, बहुत बाद में जाएंगे, है ना। वो छोटे छोटे इलाकों में रहे आएंगे। चलिए तो हेडिंग डालिए महत्वपूर्ण घटनाएं, और पहली घटना लिखना शुरू कीजिए। पहली घटना लिखना शुरू कीजिए। देखें, 1756 में, 1756 में रॉबर्ट क्लाइव ने, रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल, 1756 में रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में स्थित, बंगाल में स्थित फ्रांसीसियों की, फ्रांसीसियों की चंद्रनगर बस्ती पर आक्रमण किया, चंद्रनगर बस्ती पर आक्रमण किया। 1756 में रॉबर्ट क्लाइव ने, रॉबर्ट क्लाइव ने फ्रांसीसियों की, फ्रांसीसियों की बंगाल में स्थित चंद्रनगर बस्ती पर आक्रमण किया। इंग्लिश में लिखिए, रॉबर्ट क्लाइव अटैक्ड, रॉबर्ट क्लाइव अटैक्ड फ्रेंच सेटलमेंट, फ्रेंच सेटलमेंट
इन बंगाल, ब्रैकेट में लिखिए चंद्रनगर, ब्रैकेट में लिखिए चंद्रनगर, ऑन ऑन नवंबर 1756, और नवंबर 1756। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, सेकंड पॉइंट, जून 1757 में, जून 1757 में रॉबर्ट क्लाइव ने, रॉबर्ट क्लाइव ने वॉटसन के सहयोग से, वॉटसन के सहयोग से रॉबर्ट क्लाइव ने वॉटसन के सहयोग से बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला, वॉटसन के सहयोग से बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला पर प्लासी के युद्ध में, पर प्लासी के युद्ध में विजय प्राप्त करके, प्लासी के युद्ध में विजय प्राप्त करके बंगाल पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया, बंगाल पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया, और बंगाल से प्राप्त, और बंगाल से प्राप्त धन संपदा का प्रयोग, और बंगाल से प्राप्त धन संपदा का प्रयोग तृतीय तृतीय कर्नाटक युद्ध के, तृतीय कर्नाटक युद्ध के वित्त पोषण में किया, वित्त पोषण पर किया, तृतीय कर्नाटक युद्ध के वित्त पोषण पर किया। इंग्लिश में लिखिए, रॉबर्ट क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव with the help of Watson, Robert Clive with the help of Watson defeated Nawab of Sirajuddaulah, defeated Nawab of Sirajuddaulah, defeated Nawab Sirajuddaulah, Nawab Sirajuddaulah of Bengal in Battle of Plassey, in Battle of Plassey on June 1757, on June 1757। फुल स्टॉप लगा के लिखिए। This help Britishers to finance the Third Carnatic War, to finance the Third Carnatic War। तीसरा लिखिए, फ्रांसीसी सेनापति काउंट डी लाली, फ्रांसीसी सेनापति काउंट डी लाली ने जून 1758 को, जून 1758 को फोर्ट सेंट डेविड, फोर्ट सेंट डेविड, डेविड है दोस्तों, ये डेविस लिख दिया था मैंने, फोर्ट सेंट डेविड पर अधिकार कर लिया, पर अधिकार कर लिया, जो पांडिचेरी के निकट स्थित, जो पांडिचेरी के निकट स्थित अंग्रेजों की एक प्रमुख बस्ती थी,
अंग्रेजों की एक प्रमुख अंग्रेजों का एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था, जो पांडिचेरी के निकट स्थित अंग्रेजों का एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। इंग्लिश में लिखिए। फ्रेंच कमांडर काउंट डी लाली, फ्रेंच कमांडर काउंट डी लाली कैप्चर्ड, फ्रेंच कमांडर काउंट डी लाली कैप्चर्ड ब्रिटिश ब्रिटिश ट्रेडिंग सेंटर, ब्रिटिश ट्रेडर सेंटर, ब्रिटिश ट्रेडिंग सेंटर फोर्ट सेंट डेविड, फोर्ट सेंट डेविड ऑन ऑन जून 1758, on June 1758। अगला लिखिए। इसके बाद लाली ने इसके बाद लाली ने पहले तंजौर पहले तंजौर और फिर मद्रास पर घेरा डाला, मद्रास पर घेरा डाला, परंतु परंतु उसे उसे सफलता नहीं मिल सकी, परंतु उसे सफलता नहीं मिल सकी। इंग्लिश में, आफ्टर दैट लाली लाली attempted attempted to siege Tanjore and Madras, but he failed। इसी में एक पॉइंट लिखो, इसी अलग अलग पॉइंट नहीं, इसी को आगे बढ़ाओ। जब ऐसा लिखिए कि मद्रास पर घेरा डालने के लिए, मद्रास पर, इसी में लिखना, ठीक है, अलग अगला पॉइंट मत लिखना। मद्रास पर घेरा डालने के लिए, मद्रास पर घेरा डालने के लिए लाली ने लाली ने हैदराबाद से हैदराबाद से सेनापति बुस्सी को बुला लिया, सेनापति बुस्सी को बुला लिया, जो जो लाली की महान भूल थी, जो लाली की महान भूल थी, कॉमा, क्योंकि क्योंकि बुस्सी के हैदराबाद से हट जाने पर, बुस्सी के हैदराबाद से हट जाने पर अंग्रेजों ने उत्तरी सरकार पर आक्रमण कर दिया, अंग्रेजों ने उत्तरी सरकार पर आक्रमण कर दिया और सलावत जंग अंग्रेजों के पक्ष में जा मिला, और सलावत जंग अंग्रेजों के पक्ष में जा मिला। इंग्लिश में लिखिए। लाली did a great mistake, Lali did a great mistake to call Bussi from Hyderabad to assist him in the siege of Madras. This resulted siege of Madras. This resulted establishment of
British dominance over this established the British dominance over हैदराबाद। हैदराबाद। चलिए अगला पॉइंट अब लिखेंगे। ठीक, अगला पॉइंट लिखें। लिखिए 22 जनवरी 1760 को 22 जनवरी 1760 को मद्रास तथा पांडिचेरी के मध्य स्थित मद्रास तथा पांडिचेरी के मध्य स्थित वॉन्डीवॉस नामक स्थान पर वॉन्डीवॉस नामक स्थान पर अंग्रेज तथा फ्रांसीसियों के मध्य अंग्रेज तथा फ्रांसीसियों के मध्य एक निर्णायक युद्ध हुआ। एक निर्णायक युद्ध हुआ। ठीक, 22 जनवरी 1760 में मद्रास तथा पांडिचेरी के मध्य स्थित वॉन्डीवॉश में फ्रांसीसियों एवं अंग्रेजों के मध्य एक निर्णायक युद्ध हुआ। इंग्लिश में लिखें अ डिसाइसिव वॉर a decisive war took place a decisive war took place between French and Britishers between French and Britishers at Wandiwash on 22nd January 1760 on 22nd January 1760। अब इसी का एक सब पॉइंट बनाओ, इसी पॉइंट में एक सब पॉइंट बनाओ और लिखो इस युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व सर आयरकूट ने किया। इस युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व सर आयरकूट ने किया, जबकि फ्रांस की ओर से काउंट डी लाली और बुस्सी नेतृत्व कर रहे थे। जबकि फ्रांस की ओर से काउंट डी लाली और बुस्सी नेतृत्व कर रहे थे। अगला इंग्लिश में लिखिए ब्रिटिश साइड सब पॉइंट बना के ब्रिटिशर्स वर लेड बाय सर आयरकूट Britishers were led by Sir Ayercoot and French were led by Count de Lally and Bussy। ठीक, अगला सब पॉइंट। ठीक है, जो सब पॉइंट बनाया था उसमें अगला पॉइंट लिखो। देखें इस युद्ध में फ्रांसीसी बहुत बुरी तरह पराजित हुए। इस युद्ध में फ्रांसीसी बहुत बुरी तरह पराजित हुए तथा अंग्रेज बुस्सी को बंदी बनाकर लंदन ले गए।
साथ ही साथ ही अंग्रेजों ने पांडिचेरी पांडिचेरी पर अधिकार कर लिया। साथ ही अंग्रेजों ने पांडिचेरी पर अधिकार कर लिया और एक एक करके अन्य फ्रांसीसी बस्तियों पर और एक एक करके अन्य फ्रांसीसी बस्तियों पर ब्रिटेन अधिकार करता चला गया। ब्रिटेन अधिकार करता चला गया। इंग्लिश में लिखिए। फ्रेंच वर डिफीटेड very badly in this battle. French were defeated very badly in this battle. Also, Britishers arrested Bussy and sent him to London. Also, Britishers arrested Bussy and sent him to London. उसके बाद छोड़ देते हैं उसे, वापस भेज देते हैं। Sent him to London. फिर लिखिए आगे। After some time, British captured Pondicherry. And French started losing their all Indian territories one by one. अगला पॉइंट, इस सब पॉइंट में ही अगला पॉइंट लिखिए। इस प्रकार से वोंडी वॉश के युद्ध को फ्रांसीसी और आंग्ल प्रतिद्वंद, ऐसा लिखिए। इस प्रकार वोंडी वॉश के युद्ध को भारत में फ्रांसीसी और आंग्ल प्रतिद्वंदता की समाप्ति हेतु एक निर्णायक युद्ध माना जाता है। जिसका समापन 1763 में की गई पेरिस संधि के द्वारा हुआ। जिसका समापन 1763 में की गई पेरिस संधि के द्वारा हुआ। इस युद्ध के संबंध में मालेसन ने कहा इस युद्ध के संबंध में मालेसन ने कहा कि अब इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे कि इस युद्ध ने उस भवन को धराशायी कर दिया जिसे मार्टिन ड्यूमा तथा डुप्ले ने बनाया था। इस युद्ध ने उस भवन को धराशायी कर दिया जिसे
मार्टिन ड्यूमा था डुप्ले ने बनाया था, तथा डुप्ले ने बनाया था। इसी में आगे बढ़ा करके लिखे, आरसी मजूमदार, आरसी मजूमदार लिखते हैं, लिखते हैं कि फिर से इन्वर्टेड कॉमा, कि इस अपमानजनक असफलता ने, इस अपमानजनक असफलता ने भारत पर, भारत पर फ्रांसीसियों के भाग्य का, भारत पर, भारत पर फ्रांसीसियों के भाग्य का सब प्रकार, फ्रांसीसियों के भाग्य का सब प्रकार से, सब प्रकार से द्वार बंद कर दिया, द्वार बंद कर दिया। ठीक, तो ये स्टेटमेंट बड़े प्रभावी होते हैं जब आप आंसर लिखते हैं और इन स्टेटमेंट को लिखते हैं तो इम्पैक्ट बहुत बढ़ता है। इंग्लिश में लिखिए, दिस वॉर, दिस वॉर is concluded, this war concluded, this war concluded the French and British, French and British trading competition in India, French and British trading competition in India, full stop। अगला लिखिए, Malleson, Malleson called, called sorry, Malleson said that, Malleson said that, inverted comma में लिखना, Malleson said that this war, this war destroyed, destroyed the building, the building built by, built by Duplay and Bussy, Duplay and Martin Dumas. This war destroyed the building built by Duplay and Martin Dumas. फुल इन्वर्टेड कॉमा बंद करके फुल स्टॉप लगाएंगे, फिर लिखेंगे, आरसी मजूमदार said that, फिर से इन्वर्टेड कॉमा, आरसी मजूमदार said that this insulting defeat of French, this insulting defeat of French closed all the doors, all the doors of their fortune in India, of their fortune in India। ठीक, तो ये बड़े इंपॉर्टेंट युद्ध हुए दोस्तों। अब इसका अंत कैसे होगा वो मैं आपको जरा समझा दूं कि इस युद्ध का अंत कैसे हुआ। तो ये जो युद्ध है तो 10 फरवरी 1763 में, जैसा मैंने आपको बताया था कि यूरोप में एक युद्ध चल रहा है, यूरोप का सप्तवर्षीय युद्ध। तो 10 फरवरी 1763 को एक पेरिस की संधि की जाएगी, पेरिस की संधि की जाएगी। कहां पर? यूरोप में। पेरिस की संधि की जाएगी यूरोप में, और इस संधि के द्वारा दो चीजें होंगी, एक तो सप्तवर्षीय, एक तो सप्तवर्षीय युद्ध की समाप्ति, यूरोप के सप्तवर्षीय युद्ध की समाप्ति होगी, यूरोप का जो 7 ईयर वॉर है वो भी खत्म हो जाएगा, और यूरोप के सप्तवर्षीय युद्ध के साथ साथ भारत में, भारत में कर्नाटक का, कर्नाटक का
तीसरा युद्ध भी समाप्त हो जाएगा। तीसरा युद्ध भी समाप्त हो जाएगा। शर्तें क्या होंगी? शर्तें ये होंगी इस संधि में, भारत के लिए, हम सिर्फ भारत की बात करेंगे, कि पांडिचेरी और चंद्रनगर, और चंद्रनगर ये फ्रांस को वापस मिल जाएंगे। ये फ्रांस को वापस मिल जाएंगे। पर फ्रांस से यह कहा जाएगा, कि फ्रांस से यह कहा जाएगा कि अब वह भारत में, अब वह भारत में सेना नहीं रखेगा। मतलब थोड़ा बहुत रख सकता है एक सीमा में, जो अपनी रक्षा के लिए, पर बड़ी सेना नहीं रखेगा। और दूसरी बात, वह भारत में अब विस्तारवाद की नीति नहीं अपना, इंडिया में वो अब एक्सपेंशन की पॉलिसी नहीं अपनाएगा। और इसी संधि के बाद अब फ्रांसीसी ब्रिटेन का बड़े पैमाने पर विरोध करना बंद कर देंगे, क्योंकि उनके पास सेना ही नहीं है इतनी बड़ी। हालांकि वो कोशिश करेंगे कि मैसूर का समर्थन करके एक बार फिर से भारत में वापसी की जाए, पर अंग्रेज मैसूर को भी हरा देंगे और फिर फ्रांसीसियों की महत्वाकांक्षाएं पूरी तरह से समाप्त हो जाएंगी। और फ्रांसीसियों का जो व्यापार है वो पांडिचेरी, पांडिचेरी के तहत आप जानते हैं यनम, कराईकल, माहे और बंगाल में चंद्रनगर की जो बस्ती है, इन्हीं क्षेत्रों में फ्रांसीसियों का अधिकार रहेगा। यहीं पर वो व्यापार करते रहेंगे और अंततः वे भारत से चले जाएंगे 1954 में। तो ये पूरी कहानी पेरिस की संधि के तहत खत्म होगी, ट्रीटी ऑफ पेरिस के तहत खत्म होगी। तो अभी तक मुझे बताएं, अभी तक कोई समस्या है तो फिर हम आखिरी पॉइंट लिखें और हमारे इस टॉपिक को हम समाप्त करें दोस्तों। ठीक है, जल्दी बताइए, कोई दिक्कत यहां तक? बात समझ में आ रही? मतलब इस तरह से कोर्स ऑफ वॉर आगे बढ़ रहा है। अच्छा, ये जो स्टेटमेंट मैं आपको लिखवा रहा हूँ ना, ये बड़े अच्छे स्टेटमेंट हैं, इनका इस्तेमाल जरूर कीजिएगा जब भी आप लिखें, अपने आंसर राइटिंग करें। और इवन जब आप इनको पढ़ रहे हैं ना, तो ये पता है कैसे याद होते हैं? आप थोड़ा कन्वर्सेशन के रूप में किसी को बता रहे हो कि यार आपको पता है वॉन्डी वॉश का युद्ध हुआ था, उसमें फ्रांस भारत से खत्म हो गए थे, तो एक बड़ा अच्छा डायलॉग मारा था। किसने मारा था? मालेसन ने एक डायलॉग मारा था, यार जो बिल्डिंग मार्टिन ड्यूमा और डुप्ले ने बनाई थी, वो इस युद्ध ने खत्म कर दी। आरसी मजूमदार ने कहा था कि ये इतने बुरी तरीके से हारे हैं फ्रांस वाले, कि अब भारत में इनका कोई भाग्य नहीं है, इंडिया में इनका कोई भी फॉर्च्यून नहीं बता। तो इस तरह से जब आप बात करो, अगली हेडिंग लिखें, तीसरा। तीसरा, युद्ध की समाप्ति। युद्ध की समाप्ति तथा, तथा पेरिस की संधि। लिखें, कंक्लूजन ऑफ वॉर एंड ट्रीटी ऑफ पेरिस। कंक्लूजन ऑफ वॉर एंड ट्रीटी ऑफ पेरिस, इसको ऐसे लिखना, इसमें एक पहला पॉइंट लिखना, फिर दूसरा पॉइंट लिखना, और फिर इसके दो सब पॉइंट लिखना। बस, चले लिखेंगे दोस्तों। लिखें, 10 फरवरी 1763 को, पहला पॉइंट लिखिए, 10 फरवरी 1763 को यूरोप में, यूरोप में अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों के मध्य, अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों के मध्य पेरिस की संधि हुई। अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों के मध्य पेरिस की संधि हुई, संधि हुई, जिसके परिणाम स्वरूप, जिसके परिणाम स्वरूप, जिसके परिणाम स्वरूप यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध, यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध तथा भारत में, भारत में तृतीय कर्नाटक युद्ध समाप्त हो गया।
भारत में तृतीय कर्नाटक युद्ध समाप्त हो गया। लिखें दूसरा पॉइंट, इस संधि के तहत इस संधि के तहत चंद्रनगर छोड़कर चंद्रनगर छोड़कर फ्रांस को फ्रांस को पांडिचेरी के सहित पांडिचेरी के सहित पांडिचेरी सहित वे वे सभी स्थान वापस कर दिए गए वे सभी स्थान वापस कर दिए गए जो 1749 तक जो 1749 तक फ्रांसीसियों के पास थे, जो 1749 तक फ्रांसीसियों के पास थे। देखो चंद्रनगर अभी वापस नहीं करेंगे ब्रिटिशर्स, चंद्रनगर बाद में नेगोशिएशन होगी। तो अभी उन्होंने ये कहा कि देखो हम आपको चंद्रनगर नहीं देंगे, इस संधि के बाद चंद्रनगर अभी मत लो, चंद्रनगर कुछ समय के बाद मिलेगा, अभी आप पांडिचेरी ले लो, पांडिचेरी ले लो और वो सारे स्थान ले लो जिस पर 1749 तक आपने अधिकार कर रखा था, क्योंकि इसके बाद ही युद्ध शुरू हुए थे मुख्य रूप से देखा जाए भारत में। तो उन्होंने कहा कि 1749 तक भारत में फ्रांसीसियों के पास जो जो कुछ था उसमें पांडिचेरी था, कराईकल था, यनम था, माहे था, तो ये सब कुछ ले लो, लेकिन चंद्रनगर हम अभी नहीं देंगे, चंद्रनगर कुछ समय के बाद मिलेगा। ठीक है, वापस कर दिए। फिर इसमें सब पॉइंट लिखो। पहला, फ्रांसीसियों पर फ्रांसीसियों पर यह शर्त लगा दी गई कि अब वे भारत में अब वे भारत में सेना नहीं रखेंगे और विस्तारवाद की नीति नहीं अपनाएंगे, कि अब वे भारत में सेना नहीं रखेंगे और विस्तारवाद की नीति नहीं अपनाएंगे। इंग्लिश में लिखिए पहला पॉइंट, ट्रीटी ऑफ पेरिस ट्रीटी ऑफ पेरिस signed between signed between French and Britishers French and Britishers in Europe on in Europe on 10th February 1763 on 10th February 1763 concluded concluded 7-year war in Europe concluded 7-year war in Europe and Third Karnataka War in India concluded 7-year war in Europe and Third Carnatic War in India. Second, according to this treaty, all the French settlement, all the French settlement till all the French settlement apart from Chandranagar, sorry yaar, all the French settlement till all the French settlement till 1749 apart from Chandranagar was given back to France, but one condition was imposed that France will abandon France
will abandon its expansion policy, its expansion policy, and will not keep army in India, and will not keep army in. चलिए अब एक कंक्लूजन कैसे लिखते हैं आप लोग? ये पूरा हो गया, इस तरह से कंक्लूजन लिखेंगे, बढ़िया लिखें। इस प्रकार तीन कर्नाटक युद्ध, इस प्रकार तीन कर्नाटक युद्धों, इस प्रकार तीन कर्नाटक युद्धों तथा तथा पेरिस संधि के उपरांत भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रभुत्व की भारत के व्यापार पर लिखना था दोस्तों, भारत के व्यापार पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रभुत्व की, भारत के व्यापार पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रभुत्व की स्थापना हुई, क्योंकि पुर्तगाली और डचों की चुनौतियां पहले ही समाप्त हो चुकी थी, क्योंकि पुर्तगालियों और डचों की चुनौतियां पहले ही समाप्त हो चुकी। इंग्लिश में लिखिए, Does three Carnatic wars and Treaty of Paris established British dominance over Indian trade as Portuguese and Dutch has already been defeated. ठीक। अब आपको एक छोटा सा होमवर्क दे रहा हूँ, कल से हम चर्चा करेंगे बंगाल वगैरह की, ठीक है। पहले एक छोटा सा टॉपिक हम कल कर लेंगे असफलता के कारण, लेकिन आपके लिए एक होमवर्क है। होमवर्क आपके लिए ये है दोस्तों, होमवर्क आपके लिए ये है कि एक छोटी सी पीपीटी है जो मैंने ऑलरेडी आपको दे दी है, ये बना के ले आना। इसमें एक आध ईयर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा तो उसको ठीक कर लेना। ये वाला, ये आपको खुद बनाना है। इसमें क्या है, ये जो तीनों कर्नाटक युद्ध हुए हैं ना, ये एक साथ आपको मिल जाएंगे एक जगह पर। तो एक जगह पर मिलने से क्या फायदा होता है कि जब आप इसका रिवीजन करेंगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा। ये नोट्स में ऑलरेडी दिया गया है आपके, तो इसको आप बना लीजिएगा जा करके। प्रथम, द्वितीय और तृतीय कर्नाटक युद्ध, उसके कारण, परिणाम और विशेषता। ठीक, ये बहुत अच्छा रिवीजन आपका बनेगा, बहुत बढ़िया तरीके का रिवीजन यहाँ हो जाएगा। इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है, तो इसे आप बना लेंगे। ठीक, कल से हम क्या चर्चा करेंगे? कल से हम चर्चा करेंगे कि कैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अलग अलग क्षेत्रों में अपना प्रभुत्व स्थापित किया। बंगाल की चर्चा करेंगे, मैसूर की चर्चा करेंगे, एक एक करके हम हर जगह की चर्चा करते हुए आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो कल आपसे मुलाकात होगी। जब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।